हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत न्यू चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें हम देखेंगे, आपने इसमें चार्ट दिया है ना बुक्स में, जिसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। ठीक है, जिसमें कलर ऑफ स्किन आपकी कैसी है, आपके ग्रैंड फादर की कैसी है, ग्रैंड मदर की कैसी है, फादर की कैसी है और मदर की कैसी है। ठीक है, स्किन कैरेक्टरिस्टिक दिया है, शेप ऑफ फेस राउंड है कि ऑब्लॉन्ग है ना। उसके बाद में हाइट, कलर ऑफ आईज, ओरिएंटेशन ऑफ थंब, ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है ना। तो आप वो चार्ट एक कॉपी में कंप्लीट कर सकते हो, खुद का प्रैक्टिकल समझ। ठीक है, उसके बाद में we have seen that the great variations within every species in nature. In this chapter we shall study the factors that give rise to their variations. अब देखिए, सेम स्पीशीज में भी बहुत सारा वेरिएशंस नजर आता है। ठीक है, आप कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, 9th क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं। क्या आपका सबका चेहरा, आप तो क्या ह्यूमन बीइंग हो ना, सबके सब ह्यूमन बीइंग हो कि नहीं? पक्का? लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल तंतोतंत जैसा है क्या? हाँ? है? कहीं ना कहीं डिफरेंस है भाई। ठीक है, किसी के जो होठ है, लिप्स जो बोलते हैं ना, किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं। तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर भी जो है ये, इसमें भी फर्क है, तुम्हारे नोज में फर्क है। ठीक है, तो एक ही स्पेसीज में वेरिएशंस कैसा आता है, ये बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस में क्या होता है ये समझ लो पहले, है कि नहीं। अब ट्रांसफर ऑफ characteristics of organisms from one generation to other generation. ठीक है, अदर मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन, that in a particular species, that is called, क्या बोलेंगे उसको हम, inheritance या genetics, the branch of biology which deals with the study of the transfer of characters from the one generation to next generations. ठीक है, इन ए पर्टिकुलर जीन। ठीक है, जीन के हिसाब से, जीन क्या है हम आपको बताएंगे भी, इसके बारे में, जीन किसे कहते हैं, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ये सब सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो तुम्हारा कैसा है ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स, उसमें जीन्स लगा दे तो उसको क्या कहते हैं हम, जेनेटिक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में देखिए, न्यू प्रोजेनी इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा नई प्रोजेनी मतलब आने वाले बच्चे, ठीक है, मिलते हैं। कैसे, कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। या आप 10वीं क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका डिटेल हम रिप्रोडक्शन से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू माइनर डिफरेंसेस। अब देखिए, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ माइनर डिफरेंस इसमें आते हैं। The offspring shows the great similarity with parents. आपको यह मालूम है कि
अदरवाइज इस बात को मत लेना। किसी के माता पिता काले गोरे लोग होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही मिलते जुलते उनके ऑफस्प्रिंग आएंगे, मतलब बच्चे आएंगे, है कि नहीं। किसी के चेहरा सांवला हो, कोई बहुत ज़्यादा गोरा हो, तो उससे मिलते जुलते उसके कैरेक्टर्स आएंगे कि नहीं। एक्सेप्ट फॉर फ्यू माइनर डिफरेंसेस द ऑफस्प्रिंग शोज ग्रेट सिमिलरिटीज विथ देयर पेरेंट्स। यानी बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस रहेगा उनके चेहरे में, लेकिन अधिकतर सिमिलरिटीज आएगी, ठीक है। अब जैसे बता दिए कि फलाने का फादर बिल्कुल भोला भाला आदमी, तो सोने वाला बच्चा भी जो है स्वभाव से थोड़ा सा सीधा साधा आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें चेंज भी होने का चांसेस है, क्योंकि वो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन आपको बताऊंगा बाद में, म्यूटेशन यानी क्या होता है, ठीक है। अभी बोलते हैं ना, अभी तुम्हारा कोरोना वायरस जो है म्यूटेट होके आ रहा है, ओमाइक्रॉन नाम सुने ना आपने भी न्यूज में, तो म्यूटेट होके आ रहा है, तो वो म्यूटेशन होना वो अलग बात है, ठीक है, वो पढ़ाएंगे हम आपको। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक तो पहला बता देता हूं मैं आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही नहीं के बराबर डिफरेंसेस आएगा, ठीक है, माइनर डिफरेंसेस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर ऑफस्प्रिंग आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने के, ऑफस्प्रिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने के चांसेस है। समझ में आ गई बात। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंपैरेटिवली ग्रेटर वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंट होना, डिफरेंट आएगा, यानी वेरिएशन कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। समझ में आ गई बात, हाँ, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब इसके बारे में है, देखेंगे आप हेरिडिटी, इनहेरिटेंस समझा, हाँ, द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एक स्पेसीज में, ठीक है, एक स्पेसीज में एक कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। अब उसके बाद में देखिए, अब हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी क्या होता है, इसका भी है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब उसके बच्चे, ठीक है। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। इट इज ड्यू टू हेरिडिटी दैट पपीज आर सिमिलर टू डॉग्स, स्पैट्स similar to pigeons, infants are similar to human, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई डॉग है, ठीक है, कुत्ता है, तो एक कुत्तियों को जो है, तो क्या बिल्ली का बच्चा आने वाला नहीं आएगा क्या, हाँ? या बिल्ली को कोई कुत्ते का बच्चा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, पेरेंट्स के या किसी ह्यूमन बींग्स में भी वैसा ही है। बच्चा जो है मनुष्य, मानव का ही बच्चा उसको होने वाला है, मनुष्य को, ठीक है, कोई बंदर का बच्चा नहीं आने वाला, ठीक है। तो यही बात है बेटा हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सरल है, सरल है सबको, मजा आ रहा है, हाँ। तो बोलने का मतलब है, प्लांट्स में भी वैसा ही है। आम को कोई केला नहीं लगने वाला है, आम के पेड़ से
अब हमको बाद में जो फल मिलेगा वो आम का ही मिलेगा, ठीक है, चीकू का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यही बात है, यानी पहले वाले आम के कैरेक्टर्स उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग में पैदा हुए, ठीक है। आम को पपीता लगती है क्या? हो सकता है क्या ऐसा? अगर ऐसा आपने आविष्कार कर दिए तो बहुत बड़ा आपको अवार्ड मिलेंगे, अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? तो देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, आर देयर सम डिफरेंसेस टू। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जो है बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज आती है जनरली, ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। हमको एग्जैक्ट जैसे मैं दिख रहा हूँ मेरे पिताजी को बिल्कुल मेरे से दिखे हुए हैं नहीं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, बाकी सिमिलरिटीज आती ही है। समझ में आ गई बात? हम बोलते भी है समाज के अंदर में, अरे नहीं ये फलाने का लड़का होगा उसके जैसा दिखता है, उसके बोलते ना, या फलाने लीजिए लड़की होगी उसकी माँ ऐसी दिख रही थी, तो फलाने समाज में होती ही नहीं बात ऐसी, ठीक है। लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। अब इसका मैकेनिज्म हेरिडिटी कैसा होता है, इसके लिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये न्यूक्लियस सेल्स है, ठीक है। सेल्स के अंदर में क्या होता है, सेल्स के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर जो है न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं इसके अंदर में? क्रोमोसोम्स। सभी बड़ा बताते हैं हम आपको क्रोमोसोम्स यानी क्या होता है। और इस क्रोमोसोम्स के अंदर में डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, ठीक है। और इस डीएनए के अंदर में होता है जीन। क्या होता है? जीन होता है वो कोडेड फॉर्म में। हम अभी डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे किस प्रकार से कोडिंग होती है, ठीक है। एडेनाइन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल वगैरह ये सब कोडेड इसमें कुछ प्रोटीन होती है, ठीक है। तो वो जीन्स जो है हर जीन में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स होती है। हर जीन्स में कैसी होती है? अलग अलग प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। और ये जो क्रोमोसोम्स है ये ही हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो है वो कैरी करने के लिए, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आने के लिए, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स ही जिम्मेदार है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसी के कारण ये होता है। समझ में आ गई बात? यहाँ से समझ में आया? अब उसके बाद क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। कुछ सिलेबस तुम्हारे कोर्स से निकल गए हैं, वो निकला हुआ सिलेबस मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है। क्रोमोसोम्स सिलेबस ने कैसा निकाला, उसने बीच बीच की लाइन, कुछ लाइन वगैरह, ये तो चिल्लर बातें हैं, फाइंड आउट, ठीक है। इस प्रकार से उसने ये कर दिया है, निकाला है, तो मेजर पार्ट निकाला नहीं है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में हम यदि पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम्स जो है डंबल शेप होता है। कैसा होता है? डंबल शेप। क्रोमोसोम्स कैसा होता है? डंबल शेप, डंबल के जैसा होता है ये, इस प्रकार से। इस प्रकार से होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो है द स्ट्रक्चर ऑफ इन द न्यूक्लियस द सेल्स कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो बताया मैं आपको, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है, ठीक है। अब इसके बाद में इट इज मेड अप ऑफ मेनली, ये बना कैसे होता है? न्यूक्लिक एसिड। कैसे? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। कैसे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो है क्या रहते हैं? डीएनए, आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए
रहते इसमें, किसमें? क्रोमोसोम्स में, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम कैन बी क्लियरली सीन अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब सेल डिवीजन होता है सेल्स का तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी आर सीन द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब एक सेल से अनेक सेल बनना, मतलब दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। समझ में आई बात? उसके बाद में हर सेल्स में जीन विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो देखिए एक जीन क्रोमोसोम डीएनए जो होता है, डीएनए से बना है, तो इस डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, सेगमेंट होते हैं, ठीक है। हर कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस सेगमेंट को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? जीन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? जीन कहेंगे। हर कैरेक्टर्स के लिए, कलर के लिए, कलर ऑफ स्किन के लिए बोलो, आइस के लिए बोलो, ईयर लोब के लिए बोले, ऐसे बहुत सारे अनेकों जीन्स अपने डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में each species has specific number of chromosome। हर स्पेसीज में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स है? 46। मतलब कितनी पेयर हो गई है? 23 पेयर्स, ठीक है। तुम्हारे बुक्स में दिया है क्रैब में 200 होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 100 पेयर। मेज में 20, फ्रॉग में 26, राउंड वॉर्म में 4 और पोटैटो में 48 और वुमेन में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अलग अलग सजीवों में अलग अलग यानी फिक्स क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है। जैसे मनुष्य में कितनी होती है? 46, मतलब 23 पेयर। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में ये देख रहे हैं, तो इसका शेप कैसा होता है? डंबल शेप होता है। कैसा शेप होता है इसका? डंबल शेप, ठीक है। तो इसके अंदर में यहाँ पे आर्म्स होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? आर्म। ये जो बाहर निकला होता है इसके भाग है ना, इनको क्या बोलेंगे हम? आर्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आर्म कहेंगे। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसके बीच में एक राउंड होता है जिसको कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमिरर। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोमिरर। सेंट्रोमिरर समझ में आ रहा है बेटा सबको? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमिरर कहेंगे, ठीक है। तो दिस डिवाइड द क्रोमोसोम्स इनटू 2 पार्ट्स। ये जो है ये क्रोमोसोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दिया तो एक ऐसा हो जाएगा और दूसरा एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या काम करता है? डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। डिपेंड। अब इसके बाद में देखते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ, और एक बार बता दो आपको, ये जो है, ये जो आर्म्स होते हैं अपनी सूत की गड्डी होती है ना, सूत की गड्डी, हाँ, तो ये सूत की गड्डी से जैसे यहाँ पे नेटवर्क रहता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इस नेटवर्क को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या कहेंगे इसको? क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। कौन बोल रहा है? इसमें एक क्रोमोसोम, ये इस प्रकार से हमारा क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमिरर दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। किसके आधार पे? डिपेंडिंग अपॉन दैट इज द 4
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर की पोजीशन को देखते हुए इसको 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए गए। कौन कौन से? पहले है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक मतलब कैसा होगा? इसका जो सेंट्रोमियर जो होगा, इधर देखो, इसका जो सेंट्रोमियर होगा तो सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली ऑफ द मिडल पॉइंट। कहाँ होगा? सीधा मिडल पॉइंट में होगा। किस साइड में होगा? ये सीधा मिडल पॉइंट में। समझ में आ रही बात? दोनों जो आर्क्स है, इन आर्क्स के बीच में क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा। और ये दिखेगा कैसा? इंग्लिश लेटर वी के समान। कैसा दिखेगा? ये इंग्लिश लेटर वी के समान होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ये पहला टाइप हो गया, ठीक है। अब दूसरा टाइप है सब मेटासेंट्रिक। दूसरा टाइप कौन सा है इसका? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या है कि द सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट इन द क्रोमोसोम्स। इसमें कैसा होता है? ये जो क्रोमोसोम्स है कैसा, देखो आपको बता देता है ये कैसा नीचे वहां है। मान के चलो एक ये है, तो सेंट्रोमियर कहाँ होना चाहिए? बीच में रहता है ना? ये सेंट्रोमियर समझ लो। तो ये सेंट्रोमियर कैसा होता है? थोड़ा सा आगे की ओर निकल जाता है, नियर द एंड। एंड पे नहीं, एंड के नजदीक। इसके नजदीक ईयर के मिड पॉइंट इन द क्रोमोसोम्स विच द सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट इन दिस क्रोमोसोम्स विच देयरफॉर लुक्स लाइक ईयर, इंग्लिश लेटर ईयर। ये थोड़ा सा उधर जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया सेंट्रोमियर। और ये ठीक है, ये हो गया इसका सेंट्रोमियर। और एक छोटा सा इस प्रकार से, ये किस प्रकार से दिखा है अपने को? इंग्लिश लेटर यल के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? ये थोड़ा सा मिडल पॉइंट से इधर हो गया, ठीक है। इसलिए आप लोग किस प्रकार से दिखता है ये यल के जैसा। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है goes towards the end, बिल्कुल एंड पे नहीं, एंड के नजदीक, ठीक है, इस प्रकार से। और थोड़ा सा ये सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ से ये इस प्रकार से। तो ये कैसा दिखाई देगा? इंग्लिश लेटर जे के समान, ठीक है। ये कौन सा हो गया? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक्रोसेंट्रिक। फिर उसके बाद में एक टेलोसेंट्रिक। कौन सा? टेलोसेंट्रिक। तो टेलोसेंट्रिक कैसा होता है कि टेलोसेंट्रिक में द सेंट्रोमियर इज राइट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के पूरे एंड पे चले जाता है। मान के चलो ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, सेंट्रोमियर सीधा उसके एंड पे चले जाता है। कैसा दिखाया जाता है? उसके एंड पे, आखिरी भाग में। इसलिए इस प्रकार का स्मॉल लेटर आई के समान दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहां तक समझा सबको? टाइप्स ऑफ सेंट्रोमियर। अब इसके बाद में तो इन जनरल इन सोमेटिक सेल्स क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। मैं आपको बताया क्रोमोसोम्स काहे में होते हैं? पेयर्स में होते हैं, ठीक है। और हर स्पेसीज में एक स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे मनुष्य में कितना है? 46 है, तो 23 पेयर्स, ठीक है। उसके बाद में जिस पेयर में क्रोमोसोम्स कैसे हैं वो एक समान है, एक जैसे। काय के बारे में द शेप एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो कैसे उनको बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे उसको?
सेम और ऑर्गेनाइजेशन अगर सेम है उसका, तो ऐसे क्रोमोसोम जो एक समान एक जैसे दिखाई हो, एक जैसे हो, उसको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और पेयर्स के जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे हो, इफ दे आर नॉट सिमिलर, इसका अगर वो सिमिलर है एक जैसे है तो उसको हम क्या बोलेंगे होमोलॉगस। अगर वो सिमिलर नहीं है तो उनको बोलेंगे हम हेट्रोलॉगस। क्या कहेंगे उसको, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखिए क्रोमोसोम्स है ऑफ दिस, इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स they reproduce sexually, one of the chromosomal pairs is different from other। देखिए जो सेक्सुअल एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में जो है एक जोड़ी सभी से डिफरेंट होती है। एक क्रोमोसोम की जोड़ी कैसी होती है, सभी से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मान के चलो इसमें मनुष्य में 23 पेयर्स होती है ना, तो आखिरी वाली जो पेयर्स है वन पेयर कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्सुअल वो डिफरेंट रहेंगे उनसे, सेक्सुअल सेक्स क्रोमोसोम्स, उनको क्या बोलेंगे अपन, सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आ गई बात। उसके बाद में दूसरा है बाकी जो बचे हुए सेक्स क्रोमोसोम या येलोसोम्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको येलोसोम्स भी कहते हैं, येलोसोम्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है बाकी के बचे हुए 22 पेयर्स है इसमें, उनको बोलेंगे ऑटोसोम्स। क्या कहेंगे उसको, ऑटोसोम्स। समझ में आई बात, हाँ सबको समझ में आ गई। सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, जैसे मनुष्य में एक पेयर कैसी होती है, वो सेक्स क्रोमोसोम। जैसे हमको मालूम है एक्स, अगर एक्स ये सेक्स क्रोमोसोम, ये काय में मिलेगा आपको, फीमेल में। ठीक है, और एक्स वाई ये जो क्रोमोसोम है ये काय में मिलेगा मनुष्य में, मेल। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से कंडीशंस है। अब हम कल पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, कल क्या पढ़ेंगे, डीएनए क्या होता है। यहाँ तक सब समझ में आ गया आपको, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हेरिडिटी का मतलब समझ में आया, इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया। ठीक है,